हेलो दोस्तों, ये डिवाइन लेवलिंग सिस्टम मानवा एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 है। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी वीडियो के कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, वहां क्लिक करें, जिससे आप हमारे चैनल के डिवाइन लेवलिंग सिस्टम प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा शू जैंग पर हमला करने के लिए फ्यूरी बफ और 100 बर्ड्स फीनिक्स स्किल दोनों को एक साथ यूज करता है, जिससे उसका कलेक्टेड एंगर रिलीज होता है और 100 बर्ड्स फीनिक्स स्किल का अटैक पावर कई गुना बढ़ जाता है। जैंग हैरान होकर पूछता है कि क्या यह एक गोल्ड लेवल मार्शल स्किल है। जैसे ही भाला उसके पेट में लगने वाला होता है, उससे पहले ही वह टूटने लगता है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह भाला मेरे 100 बर्ड स्किल्स को नहीं सह सकता है और टूट रहा है। वह घबरा जाता है कि उसका भाला ऐसे जरूरी टाइम पे कैसे टूट गया। शू को एहसास होता कि उसका माना भी खत्म हो गया है और उसके पास अपनी तलवार उठाने की भी ताकत नहीं है। जैंग देखता है और खुश होकर हंसता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि भगवान उसे खत्म करना चाहते हैं। बिना सोचे वह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शू को बचाने के लिए कोई और उस पर हमला करता है। वह एक व्यक्ति को देखता है। नर्स पास आती है और पूछती है कि 2 रैंक के सिर्फ 2 हंटर्स की एक अकेडमी स्टूडेंट को छूने की हिम्मत कैसे हुई। जैंग पूछता है कि वह कौन है। वह जवाब देती है कि वे ये जानने के काबिल नहीं है। कहती है कि वह 3 तक गिनती करेगी और उसके गिनती खत्म होने से पहले वे भाग जाए, क्योंकि वह केवल यहाँ स्टूडेंट्स को बचाने के लिए है और उनके जैसे व्यक्ति के मरने की परवाह नहीं करती है। यह सुनकर सब वहां से भाग जाते हैं। शू को पता चलता है कि यह डॉक्टर रैंक 4 की मार्शल आर्टिस्ट है, क्योंकि जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसे लगा कि वह एक सामान्य व्यक्ति है। यही वजह है कि उसने एनालाइजर आई को एक्टिवेट नहीं किया था। नर्स उसे देखती है और कहती है कि उसने उसे कम आंका, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह रैंक 1 वाले 3 मार्शल आर्टिस्ट और लगभग रैंक 2 वाले एक व्यक्ति को खत्म कर देगा, और कहती है कि वह बहुत स्ट्रांग है और उसे यह पसंद है। शू शर्मिंदा होकर पूछता है कि वह यहाँ क्यों है। वह जवाब देती है कि वह स्कूल की डॉक्टर है, इसलिए बेशक वह स्कूल के नियमों और हर चीज का पालन करती है और उसे घायल छात्रों की देखभाल करनी होती है। वह उसे ठीक होने में मदद करने के लिए अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। वह शर्मिंदा महसूस करता है और कहता है कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ खरोंच हैं, और पूछता है कि जब भी वह उसे देखती हैं तो वे हमेशा उसे कपड़े उतारने के लिए क्यों कहती हैं। डॉक्टर उसके चेहरे के करीब जाती है और पूछती है कि क्या उसे ठीक होने में अपनी छोटी बहन की मदद की जरूरत नहीं है। लाल चेहरे के साथ वह जवाब देता है, नहीं। वह उसकी बांह पकड़ लेती है और कहती है कि वह उसे यहाँ से निकलने में मदद करेगी, क्योंकि बाकी सब पहले ही इकट्ठा हो गए हैं। वह कहता है कि यह कुछ भी नहीं है और उसे धन्यवाद देता है। सभी को इकट्ठा किया गया है और बताया जा रहा है कि हर एक ने कितना कुछ हासिल किया है। टीचर का कहना है कि यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि लड़ाई के इन दिनों के बाद उनमें से कई में सुधार हुआ है और यहाँ तक कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी मजबूत हो गई है। केवल युद्ध के अनुभव से ही कोई मजबूत बन सकता है। बगल में देखने पर वह देखते हैं कि शू वहां नहीं है और वह अकेला गायब है। वह पूछता है कि क्या रेड हेयर ने उसे देखा है। रेड हेयर जवाब देता है कि उन्हें एक रैंक 3 का पाइथन मिला था और घबराहट में शू रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भाग गया। टीचर हैरान है कि वह अकेले रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया। जैंग कहता है कि कचरा कचरा ही होता है। वह अकेला गया था और या तो ज़ॉम्बी के कारण मर गया होगा या किसी जानवर ने उसे निगल लिया होगा। रेड हेयर गुस्सा हो जाता है, अपनी मुट्ठी भींच लेता है और उसे फिर से ऐसा कहने के लिए कहता है। वह जवाब देता है कि वह सिर्फ सच बोल रहा है और पूछता है कि क्या रेड हेयर लड़ना चाहता है। टीचर बीच में टोकते हैं और दोनों को चुप रहने और प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि शू वापस आ सकता है। जून कहता है कि उसे लगा कि शू खत्म हो गया होगा और कहता है कि लगभग रात हो गई है। पूछता है कि क्या उन्हें वहीं रुकना चाहिए, और कहते हैं कि उन्हें रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शू बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया होगा। फिर एक आवाज पूछता है कि उसे कौन कोस रहा है। हर कोई देखता है और शू पास आता है और पूछता है कि क्या उसे चुप रखने के लिए उसे फिर से पीटना पड़ेगा। रेड हेयर उसे देखकर खुश होता है। जून कहता है कि उसे लगा कि शू को खत्म कर दिया गया है। प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंस से चलता है। टीचर पूछता है कि क्या वह ठीक है और वह जवाब देता है कि वह ठीक है। चेयू कहता है कि पिछले कुछ दिनों से वह अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ छिप रहा था और कम से कम उसे ये तो बताना चाहिए कि उसने एक भी बीस्ट को हराया है भी या नहीं। हंसते हुए प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट्स को मार दिया है। वह कहता है जरूर, और जैंग ने रैंक 1 के 8 बीस्ट्स को मार दिया है। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि जैसा कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव से उम्मीद थी, वह बहुत स्ट्रांग है। ये सब सुनकर जैंग का ईगो बढ़ रहा है। शू पूछता है कि क्या रैंक 1 के 8 बीस्ट्स बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। अपने बैग से सभी कोर को जमीन पर फेंकता है। टीचर देखता है और हैरान होकर कहता है कि रैंक 1 के 16 कोर, रैंक 2 के 2 कोर और रैंक 3 के 3 कोर हैं। हर कोई हैरान है और कोई पूछता है कि क्या वे रैंक 3 के कोर हैं और क्या वास्तव में वे 3 हैं। लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते। जैंग चिढ़कर कहता है कि यह सच नहीं हो सकता है और टीचर जरूर उनसे झूठ बोल रहे हैं। टीचर खड़ा होता है और पूछता है, झूठ बोल रहा हूँ, और पूछता है कि तब तो तुम भी सबसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि एक रैंक 3 के कोर की कीमत लगभग 4,50,000 है।
और तुम में से कौन इतना अमीर है जो ऐसे 3 कोर खरीद सकता है, वो भी बस तुमसे झूठ बोलने के लिए। जैंग कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर बीच में टोक देता है और कहता है कि ये ट्रेनिंग पहले से कहीं ज़्यादा रिजल्ट दिखा रहा है, चूंकि वे असली मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं, इसलिए वे अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर इन क्रिस्टल्स को बेच नहीं सकते हैं। लेकिन होटल मैनेजर कोर खरीद रहा है। रेड हेयर और शू बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। होटल में एक रैंक 1 कोर की कीमत 1000 है और एक लड़का मैनेजर को बताता है कि उसके पास 2 हैं जो उसके 1 महीने अच्छी तरह से रहने के लिए पर्याप्त होंगे। वह कोर बेचने के लिए एक लंबी लाइन है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसे सबसे पीछे क्यों लगना पड़ रहा है। रेड हेयर जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं और अगर वह पहले चला गया तो उसे पता भी है कि कितने लोग नाराज होंगे। जिसके बाद उसका चांस आता है, फिर वह सभी कोर काउंटर पर रख देता है। मैनेजर दिलचस्पी लेता है क्योंकि उसके पास रैंक 3 के कोर हैं और उनकी संख्या भी 3 है। वह कहता है कि वह एक क्रिस्टल के लिए सिर्फ 5 लाख देगा। रेड हेयर खुश होता है और आसपास के लोग चौंक जाते हैं क्योंकि 5 रैंक 2 और 16 रैंक 1 कोर के साथ यह लगभग 20 लाख हो जाएगा। मैनेजर शू से उसका यूनियन कार्ड देने के लिए कहता है ताकि वह तुरंत पैसा भेज सके। एक और लड़का आता है और प्रोटैगनिस्ट को एक तरफ धकेलता है और उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है क्योंकि वह समय बर्बाद कर रहा है। शू देखता है और चुप रहता है। लड़का पूछता है कि क्या वे लोग कक्षा 29 से हैं और यूएन उसका दोस्त कहता है कि ये लूजर्स हैं और फिर भी उन्होंने एक कॉम्बैट ट्रेनिंग करने की कोशिश की। जबकि रेड हेयर चिढ़ गया। उसने पूछा कि उन्होंने क्या कहा। शू अपने सीनियर स्टूडेंट्स को देखता है क्योंकि उसने एक बार उनके बारे में पहले भी सुना था जब वे इनिशियल रैंक पर थे और अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। सन फाइटिंग रैंकिंग में 18वें स्थान पर है। सन मैनेजर को क्रिस्टल देता है और मैनेजर को बताता है कि रैंक 1 के 10 कोर और रैंक 2 के 1 कोर हैं और उन्हें यूनियन करेंसी के लिए उन्हें एक्सचेंज करने के लिए कहता है। वह पूछता है कि क्या उन्होंने देखा कि उसने एक रैंक 2 के एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। इतने पावर का यूज ऐसे लोग कभी नहीं कर सकते हैं। वह कहता है कि उनकी क्लास में अभी भी कचरे भरे पड़े हैं और वह शू जैसे कचरे की क्लास से उम्मीद भी क्या कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट आगे आता है और पूछता है कि क्या वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। पूछता है कि उन्होंने लाइन क्यों तोड़ी और वे इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं। वह कहता है कि उनके के लिए माफ़ी मांगना बेहतर है या उन्हें उस कचरे से पीटे जाने का स्वाद चखना है। सन क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि उसे उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। शू अपनी मुट्ठी बंद करके मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है। सुन पूछता है कि क्या वह करीब से लड़ना चाहता है, तब तो वो जल्द ही मरने वाला है। वे लड़ना शुरू करते हैं और सन चौंक जाता है कि वह इतना मजबूत कैसे है। दर्द में वह अपनी बांह पकड़ता है। फिर वह उसे लात मारता है और कहता है कि वह उसे मार डालेगा। शू अपने पैरों को उठाता है और कहता है कि वह अभी भी कुछ नहीं है। हमला करता है और उसके चेहरे पर मारता है जिससे सन को चोटें आती हैं। बाकी स्टूडेंट्स उसे खत्म करने के लिए चिल्लाते हैं। सन अपने चेहरे पर हाथ रखता है और कहता है ऐसा लगता है कि वह इतना बेकार भी नहीं है, लेकिन वह उसे सच में गुस्सा दिलाने में कामयाब रहा। फिर वह अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और अपनी एबिलिटीज का उपयोग करना शुरू कर देता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट बचता है और अपनी फ्यूरी बफ स्किल पूरा होने का इंतजार करता है। जैंग देखता है और चौंक जाता है कि वह केवल 3 दिनों के ट्रेनिंग में इस लेवल पर कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स का कोई भी सामना नहीं कर सकता। सुन पूछता है कि क्या वह सिर्फ बचता रहेगा। उसने कहा कि वह उसे दिखाएगा कि असली मुक्का क्या होता है। वह अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है। लोग शू को सावधान रहने के लिए चिल्लाते हैं और युआन कहता है कि वह सन को कम आंक रहा था, लेकिन सन को महसूस होता है कि शू ने उसका हमला रोक लिया है। तभी शू के पास नोटिफिकेशन आता है जो पूछता है कि क्या वह फ्यूरी एनर्जी का यूज करना चाहता है, लेकिन शू सोचता है कि वह उसे बिना कोई स्किल यूज किए बिना भी आसानी से हरा सकता है और एक एग्जाम्पल सेट करेगा ताकि दूसरे उसे भड़काने की हिम्मत न करें। फिर वह सन की बांह मरोड़कर उसे तोड़ देता है। सन दर्द से चिल्लाता है। यूएन सन के लिए परेशान हो जाता है। सून के साथ ही गुस्सा हो जाते हैं और बकवास बातें करने लगते हैं। रेड हेयर कहता है कि वे ही थे जिन्होंने पहले हमला किया और उससे लड़ने चले थे। यूएन ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, पर तुमने जो किया वह बहुत क्रूर था। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि सन ने अभी अभी एक मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया था और अगर कोई और होता तो वे उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाते, इसलिए वह बस वही कर रहा है जो उन्होंने किया। यूएन ने जवाब दिया कि यह बहुत ज़्यादा था। होटल मैनेजर ने उन्हें एक पल के लिए रुकने के लिए कहा और बताया कि उसने पहले ही रैंक 3 के 3 बीस्ट कोर के लिए पैसे भेज दिया है और शू को चेक करने के लिए कहता है। यूएन सोचता है कि क्या उसने सही सुना है और क्या शू रैंक 3 बीस्ट को खत्म करने के काबिल है। वह पूछता कि वह इतना मजबूत क्यों है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने सुना है यूएन अपने दोस्त का बदला लेना चाहता है क्योंकि ऐसा लगता है कि वह उससे लड़ना चाहता है। ये सोचकर कि उसके पास पहले से ही एक तैयार हमला है जब उनका आमना सामना होने वाला होता है। तभी एक आवाज़ आती है जो पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं और क्या वे लड़ना चाहते हैं। टीचर दरवाजे से आता है और सन के टीम मेंबर टीचर को बताते हैं कि क्लास 29 के स्टूडेंट्स ने सन का हाथ तोड़ दिया है। रेड हेयर कहता है कि वे बकवास कर रहे हैं क्योंकि उसने पहले उन पर हमला किया था
टीचर उसे बिना छोड़े सब कुछ बताने के लिए कहता है। सब कुछ सुनने के बाद टीचर कहता है कि वह समझ गया है और शू से पूछता है कि वह अपने ही स्कूल के छात्रों को कैसे मार सकता है और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लेकिन मन ही मन सोचता है कि यह अच्छा हुआ क्योंकि एलीट स्टूडेंट्स हर दिन अहंकारी व्यवहार करते हैं और दूसरों को नीची नज़र से देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट सन के पास जाता है और बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि चिंता न करें क्योंकि वह उसका मेडिकल फीस भर देगा जिससे उसकी एक चिंता तो कम हो जाएगी। अब सन चिढ़ा हुआ दिखता है। टीचर अपने माथे पर हाथ रखते हैं, ये सोचते हुए कि क्या वह वास्तव में माफ़ी मांग रहा है क्योंकि यह तो बेइज्जती कर रहा है। प्रोफेसर जियंग कहते हैं कि दोनों ने गलतियां की हैं, इसलिए शू ने पहले ही माफ़ी मांग ली है और मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। सन को जल्दी से जल्दी इलाज के लिए ले जाने के लिए कहते हैं। सन अपने टूटे हुए हाथ के साथ जाने लगता है और पूछता है कि क्या वह अगली बार फिर से लड़ने की हिम्मत करेगा। शू पूछता है कि वह क्यों डरेगा। वह जवाब देता है कि वे अरीना में मिलेंगे और चला जाता है। क्लास 29 के स्टूडेंट्स उत्साहित हो जाते हैं, कहते हैं कि शू वास्तव में मजबूत है और उसे धन्यवाद देते हैं। प्रोफेसर उन्हें यह मामला छोड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सभी को अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज़ की जांच करने के लिए नीचे जाना चाहिए। वे नीचे जाते हैं और प्रोफेसर कहते हैं कि वह देखना चाहते हैं कि एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग के बाद उनमें सुधार हुआ है या नहीं। ये पूछते हुए कि कौन पहले जाएगा क्योंकि टैवन के मालिक डिवाइस सेटअप को अपडेट किया गया है और उसे वेरिफिकेशन की आवश्यकता है। चेयू कहते हैं कि वह पहले जाएगा। वह अपना डेटा दिखाता है और उसकी कुल कॉम्बैट पावर 450 है। प्रोफेसर सभी के स्टैट्स को देखता है और बताता है कि जांग लगभग एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार है। शू देखता है और सोचता है कि 300 और 600 के बीच की कॉम्बैट पावर एक बेसिक लेवल है। 600 और 800 के बीच की कॉम्बैट पावर एक मार्शल आर्टिस्ट है और 800 से 1500 एक फर्स्ट क्लास मार्शल आर्टिस्ट का होता है। प्रोफेसर का कहना है कि चूंकि जांग एक मार्शल आर्टिस्ट के स्तर पर पहुंच गया है, वह कल से कल्टीवेशन की कोशिश कर सकता है। जांग टीचर को धन्यवाद देता है। उसके इतना मजबूत बनने का कारण कल्टीवेशन टेक्निक है, क्योंकि ब्रह्मांड में कई एनर्जीज हैं जो मनुष्यों के लिए फायदेमंद हैं। इन एनर्जीज को सोर्सेज कहा जाता है। कल्टीवेशन के माध्यम से एक मार्शल आर्टिस्ट हवा से सोर्स एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, जिससे उसका सेल वाइटैलिटी, मसल्स और यहाँ तक कि हड्डियों भी मजबूत बनाता है, जिससे उसका पूरा शरीर मजबूत बन जाता है। फिर शू की बारी आती है। वह डिवाइस पर कदम रखता है और लोग हंसते हैं क्योंकि चेयू कहता है कि उन्हें कुछ भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भले ही उसके पास थोड़ी ताकत आ गई है, फिर भी कचरा अभी भी कचरा है। रेड हेयर पूछता है कि क्या उसके पास सन की हाथ तोड़ने की क्षमता है। चेयू जवाब देता है कि यह केवल एक कोइंसिडेंस था। शू सोचता है कि हर कोई अब उसकी वर्तमान ताकत को देख पाएगा, भले ही वह एकेडमी में नंबर 1 कचरा है। एकेडमी में प्रोफेसर कहते हैं कि उन्होंने जांग और शू को इसलिए बुलाया है क्योंकि वह उनके भविष्य के डेवलपमेंट पाथ्स के लिए उनके विकल्पों पर चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स बन सकते हैं। उन्हें अपने लिए एक सूटेबल वेपन चुनने की ज़रूरत है। जांग इस बात से क्रोधित हो जाता है कि शू भी एक संभावित मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है और स्टैट्स की जांच करने के बाद उसे पता चलता है कि शू की कुल कॉम्बैट पावर 676 है। रेड हेयर उसके लिए खुश है और कहता है कि यह जांग की तुलना में थोड़ा अधिक है। चेयू और जांग हैरान हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है क्योंकि उनके क्लास में 2 भविष्य के संभावित मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। जांग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि शू उससे ज़्यादा ताकतवर है। प्रोफेसर का कहना है कि उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि रैंक 3 या उससे ऊपर के किसी भी इवॉल्व्ड मॉन्स्टर की स्किन म्यूटेटेड होती है और यहाँ तक कि एक गोली या लेज़र टाइप का हथियार भी उसे भेद नहीं सकता। लेकिन मनुष्यों की कड़ी मेहनत की बदौलत दूसरे ग्रहों से स्पेशल मेटल्स प्राप्त की गई हैं और इन मेटल से बने हथियार इवॉल्व्ड मॉन्स्टर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह उनसे एक ऐसा हथियार और मैचिंग मार्शल स्किल चुनने के लिए कहता है जो उन्हें सूट करे। शू कहता है कि उसने इस बारे में लंबे समय तक सोचा है और फैसला किया कि वह स्पीयर चुनेगा। प्रोफेसर का कहता है कि स्पीयर हथियारों का राजा है और अगर वह इसमें महारत हासिल कर लेता है तो वह बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। वह आगे कहता है कि स्पीयर प्रैक्टिस करने के लिए सबसे डिफ़िकल्ट हथियारों में से एक है और पूछता है कि क्या वह निश्चित है। शू हाँ में जवाब देता है। प्रोफेसर ने कार्ड सौंपते हुए कहा कि उसकी जानकारी इस कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो गई है। वह लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर जा सकता है और बेसिक स्किल प्राप्त कर सकता है। वह पूछता है कि शू ने उस स्पीयर को क्यों चुना। शू पूछता है कि क्या वह जानते हैं कि दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट्स कौन हैं। प्रोफेसर कहता है कि वह जानता है और टॉप 10 की लिस्ट बताना शुरू करता है। शू टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि मार्शल आर्ट रैंकिंग में एक स्पीयर यूज़र कमी है। प्रोफेसर एक पल के लिए सोचता है और कहता है कि सच में टॉप 10 में कोई स्पीयर यूज़र नहीं है। वह हैरान हो जाता है, लेकिन शू ये कहते हुए चला जाता है कि वह बाद में मिलेगा। प्रोफेसर देखता है और सोचता है कि लड़के के बड़े सपने हैं और वह आने वाले फ्यूचर में फेमस और स्ट्रांग बन सकता है। शू ने स्पीयर टेक्निक मांगा था और उसे मार्शल आर्ट स्किल कार्ड मिल गया।
वह कहता है कि अब उसे केवल एक अच्छे स्पीयर की ज़रूरत है क्योंकि वह अभी तक एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। इसलिए वह अभी मार्शल यूनियन साइट से कुछ भी नहीं खरीद सकता है। वह मार्शल वेपन्स हॉल की तरफ जाता है और महसूस करता है कि वह अब केवल वहाँ ही अपनी किस्मत आजमा सकता है। अंदर जाने के बाद वहाँ एक बूढ़ा आदमी हंसता हुआ उसे कौन सा हथियार चाहिए पूछता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह एक भाला खरीदना चाहता है। आदमी जवाब देता है कि बहुत सारे छात्र इस हथियार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए उसने बस कुछ लंबे भाले ही बनाए हैं। उनके तरफ इशारा करते हुए उसे देखने के लिए कहता है। वह एक भाला दिखाता है जिसका वजन 20 किलो है और जो एक मीटियोराइट से बना है, और कहता है कि इसकी कीमत केवल 2 लाख है, लेकिन डिस्काउंट के साथ यह केवल 50,000 का है। शू इसे अपने हाथ में लेता है और महसूस करता है कि यह बहुत हल्का है। ओल्ड मैन 35 किलो वजन का एक और स्पीयर दिखाता है। इसके डिटेल्स, प्राइस और डिस्काउंट के बारे में बताता है, लेकिन शू कहता है कि यह अभी भी बहुत हल्का है। वह एक और स्पीयर देखता है और आदमी कहता है कि यह 45 किलोग्राम है। फिर से स्पीयर के सभी चीज़ों के बारे में बताता है, लेकिन शू कहता है कि यह अभी भी बहुत हल्का है। पूछता है कि क्या उसके पास कुछ भारी है। ओल्ड मैन को गुस्सा आने लगता है, वह चिढ़ जाता है। वह पूछता है कि शू यहाँ स्पीयर खरीदने आया है या सिर्फ उसको परेशान करने आया है। अगर उसे कुछ ज़्यादा भारी चाहिए तो उसके पास एक है, लेकिन उसे डर है कि तुम उसे उठा नहीं पाओगे। आदमी एक बड़ा सा बक्सा लाता है और उसे ज़मीन पर रख देता है। कहता है कि यह बहुत भारी होने के कारण काफ़ी समय से रखा हुआ है। वह बक्सा खोलता है जिसमें धूल से ढका एक स्पीयर दिखाई देता है। कहता है कि यह मदर स्टोन ऑफ स्टेलर ओर से बना है जिसका वजन 65 किलो है। शू हैरान हो जाता है। शू स्पीयर की खासियत के बारे में सुनता है, ये बताते हुए कि नॉर्मल स्टेलर ओर अकेले इसे बना नहीं सकता। वह कहता है कि स्पीयर का नाम स्टील सोल है। शू इसे उठाता है और कहता है कि यह एकदम सही है। खुश होकर वह कहता है कि उसे यही चाहिए। ओल्ड मैन कहता है कि इसकी कीमत 15 लाख है। चूंकि यह लंबे समय से नहीं बिका है, इसलिए वह 20% की छूट देगा, जिससे यह 12 लाख हो जाएगा। ओल्ड मैन सोचता है कि स्पीयर का वजन 65 किलो है और लड़का इसे आसानी से उठा सकता है, यह सोचकर कि क्या वह सच में एक पोटेंशियल मार्शल आर्टिस्ट है। सू को लगता है कि कीमत बहुत ज़्यादा है और पूछता है कि क्या वह किश्तों में भुगतान कर सकता है। ओल्ड मैन कहता है नहीं, उसे इसे एक बार में चुकाना होगा या इसे छोड़ देना होगा। शू को लगता है कि यह एक स्कैम है क्योंकि उसने कोर पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और सिर्फ इस स्पीयर को खरीदने से उसे अपनी आधी कमाई लगानी पड़ेगी। इस बीच शू सोचता है कि एक पोटेंशियल मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद वह आखिरकार कल्टीवेशन टेक्निक का उपयोग कर सकता है। वर्तमान में पृथ्वी के हर कोने में एनर्जी है जिसे मार्शल आर्टिस्ट यूएन कहते हैं, लेकिन सामान्य लोग इसे महसूस नहीं कर सकते, अब्जॉर्ब नहीं कर सकते और अपने शरीर को स्ट्रांग नहीं बना सकते। ऐशु जमीन पर बैठ के सोचता है कि उसके शरीर में किस तरह का बदलाव आएगा, क्योंकि उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा। फिर वह अपने सिस्टम की जांच करता है, ये देखते हुए कि उसकी फिजिक और स्ट्रेंथ में 2-2 अंक बढ़ा है, जो कि स्किल्स के कल्टीवेशन की वजह से हुआ होगा। स्टैट्स को बढ़ाने के लिए उसे सिस्टम में एक्सपीरियंस पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वह लकी स्पिन यूज़ करना चाहता है। उसे पता चलता है कि डेली प्राइजेस के अलावा आमतौर पर मंथली लॉटरी का मौका होता है। वह लकी स्पिन शुरू कर देता है। वह उम्मीद करता है कि उसे कोई और हथियार मिले क्योंकि उसने अभी अभी एक स्पीयर पर 12 लाख खर्च किया है। अब उसे कोई और बेडिढ़ा नुकसान नहीं चाहिए। बोर्ड रुकता है और वह एक फास्ट ग्रोथ पैकेज जीत जाता है। एक सरप्राइज बॉक्स दिखाई देता है। जब वह इसे खोलता है तो उसे कई आउटफिट्स मिलते हैं और वह पूछता है कि वे क्या हैं। और भी नोटिफिकेशन आती हैं जिसमें पूछा जाता है कि क्या वह फास्ट ग्रोथ पैकेज का उपयोग करना चाहता है। प्रोटेजनिस्ट सहमत होता है। और भी नोटिफिकेशन आती हैं जो उसे कल्टीवेशन पैकेज के आइटम्स को पहनने के लिए कहती हैं। उन्हें पहनने के बाद वह सोचता है कि ये आइटम क्या है। एक बार कपड़े पहनने के बाद वह पूछता है अब क्या। एक और नोटिफिकेशन कहती है कि उसने ड्रेस सफलतापूर्वक पहन लिया है और फास्ट ग्रोथ पैकेज एक्टिवेट हो गया है। वर्तमान प्रोग्रेस लॉड होने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है और घबराकर पूछता है कि क्या हो रहा है, उसे अपना शरीर क्यों भारी लग रहा है। डेटा से पता चलता है कि वेस्ट का वजन 40 किलोग्राम है, जिससे कुल वजन 130 किलो हो जाता है। वह वजन के कारण जमीन पर लेट जाता है और सिस्टम से कहता है कि वह अब और नहीं खेलना चाहता। वह सिस्टम को एक स्कैमर कहता है और इसे रोकने के लिए कहता है। अधिक नोटिफिकेशन दिखाई देती हैं जो कहती हैं कि फास्ट ग्रोथ पैकेज अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसे हटाना पॉसिबल नहीं है। प्रोटैगनिस्ट सिस्टम पर गुस्सा हो जाता है। सिस्टम सुझाव देता है कि वह अब इसकी आदत डाल ले, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे कल रेंग कर स्कूल जाना पड़ेगा। सिस्टम द्वारा फास्ट ग्रोथ पैकेज को कंप्लीट करने के बाद उसे 25 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त होंगे। शू को यह जानकर शांति मिलती है कि वह 25 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त कर सकता है। वह पूछता है कि क्या उसे सिर्फ रेंगना है, क्योंकि चलना सीखने से पहले उसे रेंगना सीखना पड़ेगा। अगले दिन अकेडमी में प्रोटैगनिस्ट चलता है और कहता है कि वह पूरी रात रेंगता रहा। अब वह मुश्किल से ही उठकर चल पा रहा है।
उसने स्कूल ग्राउंड के कुछ चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह 19वां चक्कर पर है, हालांकि अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। फास्ट ग्रोथ पैकेज अभी भी 10,000 में से 1,000 कंप्लीट हुआ है। तभी कोई उसकी पीठ थपथपाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह गुस्से से मुड़ता है और पूछता है कि यह कौन है और उन्होंने उसे पीछे से क्यों धक्का दिया। स्वांग शर्मिंदा होकर देखती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। ये सोचती है कि क्या वह बीमार है। शु जमीन पर बैठे हुए शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है। वह कहता है कि वह ठीक है, बस वह कहीं और देख रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया। अपना हाथ उसके सिर पर रखते हुए वह कहता है कि हाई स्कूल खत्म होने के बाद से उन्हें एक दूसरे को देखे हुए 2 साल हो गए हैं, और उसे बताता है कि वह पहले से ज्यादा सुंदर हो गई है। वह स्वांग से यहाँ आने की वजह पूछता है। वह जवाब देती है कि परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं, इसलिए प्रोफेसर उन्हें कुछ यूनिवर्सिटीज का दौरा करने के लिए ले जाना चाहते थे, ये देखने के लिए कि उन्हें कौन सा पसंद है। शु पूछता है कि क्या उसने इसी एकेडमी में एडमिशन लेने का फैसला किया है क्योंकि वह वहां पढ़ता है। स्वांग चिढ़ जाती है और उसे सपने देखना बंद करने के लिए कहती है। तभी एक आवाज आता है जो उससे पूछता है कि क्या यह उसकी पड़ोसी है। जैसे ही वह करीब आता है, व्यक्ति कहता है कि उन्होंने सुना है कि एकेडमी में सबसे खराब कचरा का नाम भी लीशु है। क्या ये वही व्यक्ति है? लड़की चिढ़ जाती है और पूछती है कि वह क्या कहना चाह रहा है। टैंग कहता है कि वह बस उस सीनियर के साथ थोड़ा अभ्यास करना चाहता था जो उससे 2 साल बड़ा है और अब वह उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है। स्वांग अपनी शर्ट मोड़ती है और कहती है कि वह उसके साथ अभ्यास करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट में बताएं। आपकी राय जानकर खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।